अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। शेयर्ड वैल्यूज इसका टाइटल है। इंडिया अमेरिका के रिश्तों पे लिखा हुआ आर्टिकल है। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ना। अपने उसी अंदाज में पढ़ेंगे जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। हर सेंटेंस को जैसे ही मैं ट्रांसलेट करूंगा साथों हाथ में उसके आपको ग्रामर, उसकी स्ट्रक्चर, उसके वोकैब को बताऊंगा। आज की सारी ग्रामर, स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी को आप अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। 4 क्वेश्चंस हैं क्लोज टेस्ट के, 1 क्वेश्चन है एरर्स का। जो कुछ आज आप सीखोगे ना वो सब का सब इस क्विज़ पे अप्लाई होगा। वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। चलिए अभी शुरू कर लेते हैं सेशन को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है शेयर्ड वैल्यूज़। देखिए वैल्यूज़, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, इसको बोलते हैं सिद्धांत, है ना, नैतिकता। और शेयर्ड का मतलब है एक जैसे। कह रहा है एक जैसे सिद्धांत पे दोनों ही कंट्रीज़ चलती हैं, एक जैसी ही मॉरल्स दोनों कंट्रीज़ के पास हैं। और कौन कौन सी कंट्रीज़? ऑन इंडिया एंड द यूएस। इंडिया और अमेरिका की बात कर रहा है। ध्यान से देखो, इंडिया का आगे द नहीं लगा लेकिन यूएस के आगे द लगा है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारे पास जिनके नाम में प्लूरलिटी आती है, जिनके नाम में आपको देख के लगेगा कि कुछ प्लूरल है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड मतलब बहुत सारी हैं जो यूनाइटेड हैं, ऐसी स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, फिलीपींस, नीदरलैंड्स, जिनके पीछे ऐसा आ गया। सभी देश अपने आगे हमेशा द को लेते हैं। अब देखें वो कौन सी शेयर्ड वैल्यूज़ है, इसके टाइटल पैराग्राफ से हमें पता लगेगा। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर देना। वीडियो को वर्कशॉप की तरह बना के लाता हूँ सेशन में, पूरे दिन की आपकी तैयारी इंग्लिश की हो सके एक ही क्लास में। करें इंडिया एंड द यूएस हैव अ लॉट इन कॉमन बट इट इज़ द डिफरेंसेस दैट नीड अटेंशन। करें इंडिया और अमेरिका के बीच में बहुत कुछ कॉमन है, दोनों में बहुत सारी चीज़ें एक जैसी हैं, शेयर्ड है। करें लेकिन ये डिफरेंसेस ही हैं, इट इज़ द डिफरेंसेस जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, जिन पे ध्यान दिए जाने की नीड है। समझ गए ना। तो इंडिया और अमेरिका ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करो, मार्केट्स की बात करो, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करो, दोनों जगह गणतंत्र है। लेकिन अगर आपको ध्यान देना है तो उस जगह दो जहाँ पे दोनों की आपस में मतभेद है। समझ गए। इंडिया और यूएस की वर्ब है हैव, इट की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है नीड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, डिफरेंसेस यानी कि मतभेदों के लिए हमने दैट को यूज़ किया है। अब इसमें ध्यान से देखने वाला एक कॉन्सेप्ट है और बड़ा आपको अच्छा भी लगेगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। आपने सोचा नहीं होगा इस तरीके से भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अलॉट के बारे में आप जानते हो। अलॉट का मतलब बहुत सारे। जब भी किसी चीज़ के आगे आप अलॉट लगाएंगे उस नाउन को देख करके ही वर्ब जो है डिसाइड करेंगे। जैसे अनकाउंटेबल नाउन के आगे अलॉट लगाया तो सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल नाउन के आगे अलॉट लगाया तो प्लूरल वर्ब आएगी। जानते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन वैसे भी सिंगुलर वर्ब ही लेता है, तो अलॉट लग जाने के बाद भी वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। लेकिन अलॉट जब नाउन बन के आ जाए, अलॉट अकेला आ जाए बिना किसी दूसरे नाउन के, खुद नाउन बन के आ जाए, अलॉट हमेशा खुद की वर्ब सिंगुलर ही रखता है। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ या हैव बीन सक्सेसफुल। काफ़ी सारे, अ लॉट ऑफ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं सक्सेसफुल रहे हैं, कामयाब रहे हैं। अब कोई काम होगा उसमें बहुत सारे जो हैं कामयाब रहे हैं। स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, अलॉट के आगे लगा हुआ है। अब जैसे ही आपने अलॉट को देखा, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप क्या करें यहाँ पे स्टूडेंट्स के हिसाब से हैव को लगाएं, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। समझ गए। अगला देखो, अलॉट ऑफ शुगर हैज़ या हैव बीन एडेड टू द सूप। बहुत सारी शुगर जो है सूप में ऐड कर दी गई है। अब देखो शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है, शुगर को आप काउंट तो कर नहीं सकते हो, शुगर को आप मेज़र कर सकते हो। उसके लिए आपको किलो में, इस तरीके से पाउंड में आपको उसको यूनिट्स देनी पड़ेंगी, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए क्या करूँ मैं, अब यहाँ पे शुगर के हिसाब से सिंगुलर वर्ब हैज़ को यूज़ करूँगा, हैव को यूज़ नहीं करूँगा। तो वर्ब देखा लॉट ऑफ के हिसाब से नहीं, वर्ब लगी है स्टूडेंट्स या शुगर के हिसाब से। लेकिन यहाँ देखो, अ लॉट हैज़ या हैव चेंज सिंस द कोविड-19। काफ़ी कुछ बदल चुका है कोविड-19 के बाद से। अलॉट अकेला आया है, ना स्टूडेंट्स है इसके बाद, ना शुगर है इसके बाद। अलॉट जब अकेला नाउन बन जाए तो क्या करना है, इसको सिंगुलर वर्ब ही देना है। ठीक है ना। इस केस में प्लूरल वर्ब बिल्कुल भी आ ही नहीं सकती। अलॉट हैज़ चेंज्ड सिंस द कोविड-19। चलिए आगे बढ़े। आज के क्विज में यूज होगा अलॉट वाला कॉन्सेप्ट। अब फटाफट से आगे बढ़ के मैं आपको आज की वोकैबुलरी करवा देता हूँ। इस आर्टिकल में जो
एडवांस वर्ड्स यूज़ हुए हैं। उससे पहले एक ऐड करूँगा एक चीज़ को। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा सिलेक्शन में रोल है, जैसे कि बैंक की, यूपीएससी की, स्टेट पीएससी की, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा एक ऑल इन वन सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, करियर्स क्लाउड ऐप। यहाँ पे इनकी एक टीम है एक्सपीरियंस टीचर्स की, जो दिन भर के सारे करंट अफेयर्स को इकट्ठा करके आपको दे देते हैं एक पीडीएफ शाम में। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं के अंदर ये पीडीएफ आपको मिलेगी। साथ में मिलेंगे आपको 2 क्विज हर रोज, ताकि इस पीडीएफ में जो आप सीखो उस क्विज पे आप अप्लाई करके अपना लेवल चेक करो अपनी। अब इसी पीडीएफ को जो डेली वाली है ये वीकली और मंथली में भी बना देते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स है उनको लेकर के। इस तरह से पिछले 6 महीने का सारा करंट अफेयर्स ऐप अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, क्विजेस के साथ। इन्होंने टॉपिक वाइज भी अलग किया हुआ है, साइंस के अलग कर दिए, इकोनॉमी अलग कर दिया, बैंकिंग वालों का कैप्सूल ही अलग है, और स्टेट वाइज भी अलग अलग किया हुआ है। अगर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी स्टेट का भी आप पढ़ सकते हैं। एक और चीज इसमें इंक्लूडेड है, बैंकिंग के डीआई और पजल्स के हाई लेवल सेट्स। ये पीओ और क्लरिकल दोनों के लिए मिलेंगे, प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए। इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। करियर्स क्लाउड ऐप को डाउनलोड करें, ओपन करें और ऑल कोर्सेज में जाकर के करंट अफेयर्स का जो कोर्स है इसको चेकआउट करें। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो 499 का कोर्स है, आप यूज़ करें कूपन कोड YT10। साथ ही गोल्ड कॉइन्स यूज़ करें 50 रुपये के, 499 का कोर्स मिलेगा 401 रुपये में। अगर करंट अफेयर्स ही आपकी कमजोरी है तो 1 महीना इस ऐप को दो, अपनी कमजोरी को दूर करो। चलिए, सभी एडवांस वर्ड्स हैं इस वोकैब शीट में, पिछले सारे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे। आप इसको इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज देखो अपने पास एक वर्ड था फॉल आउट, हम पहले इसको कर चुके हैं। इस वर्ड को अपने को रिपीट करना है आज के आर्टिकल में, तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। और 4 नए वर्ड्स हैं, फटाफट देख लें। देखिए, फॉल आउट आप जानते हैं, बैड कॉन्सिक्वेंसेज, बुरे परिणाम किसी भी चीज़ के। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द फॉल आउट ऑफ द पैंडमिक, बहुत बड़ी बेरोजगारी जो है बुरा परिणाम है, दुष्परिणाम है इस पैंडमिक के, इस महामारी के। तो ऐसे फॉल आउट नाम का वर्ब हमने सीखा हुआ है, इस वर्ड को हमने आज रिवाइज करना है, ठीक है ना। अब आज के नए वर्ड्स देखो, पहला वर्ड है सब्सटेंटिव, दूसरा है सब्सटेंशियल, तीसरा है कन्वर्जेंस, चौथा है डाइवर्जेंस। अब ये सब्सटेंसिव और सब्सटेंशियल दोनों ही जो वर्ड्स हैं ना, ये बने सब्सटेंट नाम के नाउन से। सब्सटेंट का मतलब होता है सत्व, किसी चीज़ का सार, सब्सटेंट। सब्सटेंटिव हर वो चीज़ है, और सब्सटेंशियल देखो इनका मीनिंग भी एक जैसा ही है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो या किसी सीरियस मामले से, गंभीर मामले से जुड़ी हुई हो, जिसमें सब्सटेंट हो, समझ गए ना, जिसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ ना हो बल्कि इंपॉर्टेंट और सीरियस चीज़ हो, उसी चीज़ को अपने बोलते हैं सब्सटेंटिव। द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड अ सब्सटेंटिव इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, सरकार ने ऑर्डर कर दिया है एक गंभीर इन्वेस्टिगेशन को, सीरियस इन्वेस्टिगेशन को इस मैटर के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीरियसनेस के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को सरकार करवाने वाली है, समझ गए। इसको आप थॉटफुल भी बोल सकते हैं, जो जिसमें बहुत सारी थॉट्स हों, जो आप सोच समझ के बड़े ध्यान से करें, गंभीरता के साथ, थॉटफुल। अब सब्सटेंशियल, इसका मतलब होता है जो कंसीडरेबल हो, जो सिग्निफिकेंट हो, ऐसा ना हो जिसको आप जो है बिल्कुल तवज्जो ना दें, देखने में या मेज़र करने में बहुत बड़ी अमाउंट हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, वो कहलाती है सब्सटेंशियल। द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल, जो लॉकडाउन के इफेक्ट्स हैं वो बड़े सब्सटेंशियल रहे हैं, बहुत ही कंसीडरेबल रहे हैं। इसके असरों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, सिग्निफिकेंट है अपने आप में, समझ गए ना। तो इसको नोटिसेबल बोल सकते हैं। अब देखो दोनों ही वर्ड सब्सटेंट से बन रहे हैं, थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है मीनिंग के अंदर। चलिए, अगला वर्ड है कन्वर्जेंस, इसका बिल्कुल उल्टा है डाइवर्जेंस। ये वर्ड्स नाम के नाउन से बना है। वर्ड्स का मतलब होता है किनारा, कन्वर्ज इसका मतलब होगा किनारों का आपस में मिलना, दो चीज़ों का अग्री करना, दो चीज़ों का कनकर करना, एक दूसरे से सहमत होना। कोविड-19 वैक्सीन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। कह रहे जो कोविड-19 की वैक्सीन है ना, वो रिजल्ट हैं। और क्या रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है? साइंस की कई स्ट्रीम्स के कन्वर्जेंस का, साइंस के कई स्ट्रीम्स के एक दूसरे से मिल जाने का, अग्री कर जाने का, कनकर कर जाने का, समझ गए ना। इसमें जूलॉजी भी आ गई, बॉटनी भी आ गई, इसमें मेडिसिन साइंस भी आ गया, है ना। तो सही कई सारी जो साइंस की जो थीम्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, जब वो आपस में मिली तब बनी कोविड-19 की वैक्सीन, समझ गए ना। कन्वर्जेंस मतलब चीज़ों का एक साथ में आना। अब इसका बिल्कुल उल्टा है डाइवर्जेंस, चीज़ों का अलग अलग जाना, डिसएग्री करना, चीज़ों में डिफरेंस होना। जैसे द डाइवर्जेंस बिटवीन द इनकम्स ऑफ द रिच एंड द पुअर सीम्स टू बी इंक्रीजिंग। जो डाइवर्जेंस है, जो डिसएग्रीमेंट है, जो डिफरेंस है, और किसके बीच में?
इनकम के बीच में अमीर और गरीब लोगों के वो दिखाई देता है इंक्रीज होता हुआ, हर रोज़ हमें दिखता है कि और अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है ना। तो डाइवर्जेंस होता है डिफरेंस, दोनों चीज़ों का अलग होने का काम। इसको आप डेविएशन बोल दें, डिसिमिलैरिटी बोल दें। तो आज के 4 ही वर्ड्स हैं, है ना, इसी पे पूरा आर्टिकल टिका है। चलिए समरी टाइम। समरी बहुत सीधी सी है। अमेरिका का विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन, जिनको अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, भारत में 2 दिनों की विजिट पे आए हैं इंडिया में। इस विजिट में इन्होंने बातचीतें की कई सारी मुद्दों पे। ज़्यादातर मुद्दों पे अमेरिका और इंडिया जो है एक ही स्टेज पे हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, अग्री करते हैं एक दूसरे से। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, अब वो बातें डिटेल में आपको बताएगा कहाँ पे डिसएग्रीमेंट है। आर्टिकल ये कह रहा है कि डिसएग्रीमेंट्स पे ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया और अमेरिका शेयर्ड वैल्यूज़ वाले कंट्री हैं, दोनों डेमोक्रेसीज हैं, दोनों में सब चीज़ें कॉमन ही हैं। तो डिफरेंसेस पे ध्यान देना है हमें, उन डिफरेंसेस को दूर करना है अगर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज़ को चाहिए। समझ गए? आज की टोन है इस आर्टिकल की एनालाइजिंग, पूरे मुद्दे को एनालाइज कर रहा है, एक एक चीज़ को आपको बताएगा कौन सी बात पे एग्रीमेंट है, कौन सी बात पे डिसएग्रीमेंट है। इसी समरी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आपका क्वेश्चन ये है कि अमेरिका की हिस्ट्री रही है कभी भी किसी भी कंट्री को अपनी सहूलियत के हिसाब से डंप कर देने की, और कभी भी किसी कंट्री को अपनी सहूलियत के हिसाब से दोस्त बना लेने की। क्या अमेरिका के पास्ट को देखते हुए, उसके इतिहास को देखते हुए, इंडिया का अमेरिका से नज़दीकियाँ बनाना अच्छी बात है या बुरी बात है? अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री भी है, इस चीज़ को भी याद रखना है। दोनों ही पहलुओं से इस क्वेश्चन का आंसर करें। 3 सेंटेंस में लिखना है इसका आंसर, मैं भी लिखता हूँ। फर्स्ट कमेंट में जरूर से उसका रिप्लाई आप पढ़ा करो और आप भी लिखा करो, ठीक है? शुरू करें। कह रहे यूएस Secretary of State Anthony Blinken's 2-day visit to Delhi this week was heavy on discussions and understandably light on deliverables। कह रहे अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एंथनी ब्लिंकन, कह रहे इनकी 2 दिनों की जो विजिट है ना नई दिल्ली में इस वीक, इसी हफ्ते, वो हैवी थी, वो बहुत भारी थी डिस्कशंस के मामले में, बातचीत के मामले में। इस मीटिंग में बहुत कुछ हुआ। और कह रहा है ये अंडरस्टैंडेबली बिल्कुल ही समझे जाने वाले तौर पे कम तर थी, लाइट थी डिलीवरेबल्स पे, ऐसी चीज़ों पे जिसमें कुछ रिजल्ट निकले, जो आउटपुट निकले। तो इस विजिट से सबको यही था कि इस विजिट में बातें बहुत होंगी, और हुई भी, वो हैवी ऑन डिस्कशन रही। लेकिन ये भी सब समझते थे कि इस विजिट से ज़्यादा कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं, डिलीवरेबल्स पे लाइट रहेगी, आउटपुट बहुत कम निकलेगा, और ऐसा हुआ भी। समझ गए? चलो अब आगे बताएगा क्यों हुई बातचीत, क्यों रिजल्ट नहीं निकला। पहले देख लो ब्लिंकन की जो विजिट है ना, विजिट है आपका सब्जेक्ट कौन है आपका? ब्लिंकन की विजिट, 2-day विजिट, और इस सब्जेक्ट की वर्ब है वॉस। डिलीवरेबल्स होते हैं आपका आउटपुट, किसी चीज़ का रिजल्ट, अचीवमेंट जो आपको मिलता है वो होता है डिलीवरेबल। ये 2-day वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। विजिट नाम के नाउन के लिए 2-day नाम का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। नाउन को एडजेक्टिव की तरह यूज़ किए, इसलिए डेज का डे बना दिया, एस को निकाल दिया गया, और बीच में दोनों के एक स्टार, एक हाइफन को, एक डैश को लगा दिया गया। ये दिस वीक, दिस, दैट, अपकमिंग, प्रीवियस, लास्ट, नेक्स्ट, जब भी वीक के आगे, मंथ के आगे, डेट के आगे आ जाएं तो आप जो है कभी भी इन या ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। वैसे तो वीक के आगे इन आता है, लेकिन दिस लगने के बाद से इस इन को हमने निकाल के सीधा लिख दिया है दिस वीक। कर द विजिट, द थर्ड बाय अ सीनियर US ऑफिशियल ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन was meant to prepare the way for more substantive meetings in Washington later this year, including the US-India 2+2 of foreign and defense ministers, the Quad summit of its leaders, and a bilateral meeting between PM नरेंद्र मोदी and US President Joe Biden। अब बता रहा है ये विजिट क्यों हुई थी। कह रहा है ये जो विजिट है ना, ये जो तीसरी विजिट है एक सीनियर US ऑफिशियल की बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के। तो बाइडन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका के तीसरी बार अमेरिका का कोई बहुत बड़ा ऑफिसर, सीनियर US एडमिनिस्ट्रेटर इंडिया में आया है। कह रहा है ये जो विजिट है ना, जो तीसरी थी, ये मेंट थी, इससे आशा थी। क्या मेंट था इससे? कि ये प्रिपेयर करेगा वे को, ये साफ करेगा रास्ते को, तैयार करेगा रास्ते को, और किसके लिए? और ज़्यादा गंभीर मीटिंग्स के लिए, सब्सटैंटिव मीटिंग्स के लिए। सब्सटैंटिव आप जानते हैं ना, सीरियस हो, इंपॉर्टेंट और गंभीर मीटिंग्स के लिए। और कहाँ पे? वॉशिंगटन में, लेटर बाद में इसी साल के। अब देखो ये कौन सी गंभीर मीटिंग्स हैं, जिसमें शामिल है
पहले तो इंडिया और अमेरिका की 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर की। तो इंडिया से 2 मिनिस्टर जाएंगे, फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, और वहाँ के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर सामने बैठे होंगे। तो 2+2 मीटिंग होगी दोनों कंट्रीज़ की। दूसरी होगी क्वाड समिट, आप जानते हैं क्वाड ग्रुप है। और तीसरी होगी एक 2 तरफा मीटिंग, बायलैटरल मीटिंग पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच में इसी साल के लास्ट में होने वाली है। तो ये जो विजिट है इसलिए हुई है ताकि उन सभी मीटिंग्स के लिए आधार को तैयार किया जा सके अमेरिका के द्वारा। समझ गए सेंटेंस को? विजिट की वर्ब है वॉज मेंट, सब्सटेंटिव मतलब बहुत ही सीरियस या इंपॉर्टेंट। इस वर्ड को आपने देखा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, सब कुछ सिंपल ही है। बायलैटरल देख लेना, 2 तरफा होता है ना, जिसके 2 पहलू हों, हर वो चीज़ कहलाती है बायलैटरल। चलिए, कह रहा पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय मिस्टर ब्लिंकन and external affairs minister Jaishankar and readouts indicate that most of their conversations are focused on Quad cooperation in the Indo-Pacific, Afghanistan, in discussing the state of democracy and rights। अब बता रहे इन मीटिंग्स में बातचीतें क्या हुई। कह रहे जो पब्लिक स्टेटमेंट्स निकली हैं, जो सबके सामने बयान निकले हैं पब्लिकली, और किसके द्वारा भाई? एक तो ब्लिंकन के द्वारा, दूसरा एस जयशंकर साहब के द्वारा। कह रहे ये सारे के सारे जो बयान आए हैं और जो दूसरे रीड आउट्स आए हैं, रीड आउट्स का मतलब होता है आउटपुट सिग्नल्स। ये एक टेक्निकल वर्ड है, कंप्यूटर में निकलने वाले प्रिंट को बोलते हैं प्रिंटर से रीड आउट्स। अब यहाँ पे कोई प्रिंटर तो है नहीं, तो रीड आउट का एक मीनिंग ये भी होता है किसी चीज़ से निकलने वाला सिग्नल, जैसे प्रिंटर से एक प्रिंट निकलता है। तो कह रहे पब्लिक स्टेटमेंट्स और जो सिग्नल निकले हैं इस मीटिंग से आउटपुट के, ये इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं कि ज़्यादातर जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी, जो बातचीतें थी, डिस्कशन जो थी, वो फोकस थी, आधारित थी, केंद्रित थी क्वाड नाम के ग्रुप में कोऑपरेशन के अंदर, इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर। इंडो पैसिफिक मतलब इंडिया और पैसिफिक ओशन वाला एरिया जो है, ये सारा कहलाता है इंडो पैसिफिक, और अफगानिस्तान में। और कह रहा है और फिर वो फोकस थी डिस्कस करने पे, इन डिस्कसिंग स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की हालत पे और राइट्स की हालत पे, जो अधिकारों की इंडिया में जो अधिकारों का हनन हो रहा है अमेरिका के हिसाब से, उस चीज़ पे। समझ गए? तो इसने बता दिया क्या क्या इस मीटिंग के अंदर हुआ है। स्टेटमेंट्स और रीड आउट्स इंडिकेट करते हैं, रीड आउट भी सब्जेक्ट का पार्ट है ना, स्टेटमेंट्स एंड रीड आउट्स। और मोस्ट की वर्ब है आर फोकस्ड। चलिए अब देखने वाली चीज़ें देखेंगे इसमें। रीड आउट आपने देख लिया है, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत बोल दो, डिस्कशन बोल दो, कम्युनिकेशन बोल दो, म्यूचुअल एक्सचेंज बोल दो, आपस की चर्चा को बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। अब ध्यान देंगे मोस्ट, आपने ऊपर अलॉट देखा ना, वैसे मोस्ट की भी वर्ब जो है उसके बाद में आने वाला नाउन ही डिसाइड करता है। मोस्ट ऑफ के बाद में सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब है ना, अनकाउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर वर्ब। और मोस्ट ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। तो मोस्ट ऑफ के बाद में यहाँ पे कॉन्वर्सेशंस प्लूरल नाउन को रखा हुआ था, इसलिए हमने वर्ब को लगाया आर फोकस्ड। कुछ लोग इसलिए जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर ये मोस्ट की वर्ब कभी सिंगुलर है कभी प्लूरल है। इसीलिए मेरे भाई तुम मोस्ट ऑफ के बाद में नाउन देखा करो कौन सा रखा हुआ है, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। चलिए अब बता रहे एक एक मुद्दे पे क्या क्या हुआ। क्वाड की बात करेगा, कह रहा है ऑन द क्वाड दे शोड फुल कन्वर्जेंस, क्वाड ग्रुप पे इन्होंने पूरी कन्वर्जेंस, पूरे एग्रीमेंट को दिखाया है ना। कन्वर्जेंस वर्ड आप देख चुके हैं, जब आपका एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, दे की वर्ब है शॉर्ट। कह रहा है ऑन अफगानिस्तान मिस्टर जयशंकर सेड दैट देयर वर मोर कन्वर्जेंसेस दैन डाइवर्जेंसेस ऑन द कॉमन पोजीशंस, दैट देयर इज नो मिलिट्री सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट and that neither country would recognize a Taliban regime that takes Kabul by force। अब सब चीज़ों की एक एक करके बात कर रहा है। पहले क्वाड की बात की, अब अफगानिस्तान की बात कर रहा है। कह रहा है अफगानिस्तान की बात पे जयशंकर साहब ने कहा, सेड ये कहा, दैट वो ये की कि वहाँ पे ज़्यादा अग्रीमेंट थे और कम थे डिसएग्रीमेंट्स। देयर वर मोर कन्वर्जेंसेस दैन डाइवर्जेंसेस। तो डिसएग्रीमेंट तो थे लेकिन वो कम थे, अग्रीमेंट्स कन्वर्जेंस जो है वो ज़्यादा थे। और इस कॉमन पोजीशन पे दैट वो ये दोनों की एक ही पोजीशन है अफगानिस्तान पे, वो पोजीशन है कि कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता इस कॉन्फ्लिक्ट का। इस कॉन्फ्लिक्ट को हथियारों के दम पे नहीं लड़ा जाना चाहिए अफगानिस्तान के। और दूसरा, कोई भी कंट्री दोनों में से नहीं मानेगी, नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, नहीं पहचानेगी एक तालिबान की सरकार को, तालिबानी प्रशासन को, जो काबुल को बाय फोर्स लेता है, जो काबुल को हथियाता है हथियारों के दम पे। तो ऐसा हुआ अफगानिस्तान पे। दोनों में कुछ बातों में सहमति थी और कुछ बातों पे असहमति भी थी। समझे सेंटेंस को? अब आओ इसमें सब्जेक्ट वर्ब कैसे बना, स्ट्रक्चर को पकड़ेंगे। जयशंकर साहब की वर्ब है सेड।
कॉन्वर्जेंसेस देन डाइवर्जेंसेस, ये देन नाम की कंजंक्शन से दोनों सब्जेक्ट मिले हुए हैं आपस में कंपैरिजन के लिए। इन दोनों की वर्ब है वर, देयर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट का पार्ट है और ये है वर उसकी वर्ब। इसकी वर्ब है मिलिट्री सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद में आंसर के बाद में हमेशा आप लगाते हैं टू, जिस भी चीज़ का सोल्यूशन या आंसर होता है। नीदर कंट्री की वर्ब है वुड रिकॉग्नाइज, दैट की वर्ब है टेक्स। दैट आया रेजिम नाम के नाउन के लिए, तालिबान रेजिम, रेजिम मतलब प्रशासन है ना, एडमिनिस्ट्रेशन बोल दें, तो तालिबान रेजिम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है दैट टेक्स। चलिए आगे बढ़े, कह रहा है हाउएवर द डाइवर्जेंसेस आर मोर ट्रबलिंग फॉर इंडिया गिवन दैट द फॉलो आउट ऑफ द यूएस विड्रॉल विल मीन अ लेस सिक्योर रीजन। कह रहा है हालांकि जो डाइवर्जेंसेस हैं इसी अफगानिस्तान के मुद्दे पे जो असहमतियाँ हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कह रहा है हालांकि वो असहमतियाँ ज़्यादा ट्रबल करने वाली हैं इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए कम, इंडिया के लिए ज़्यादा। अच्छा ऐसा क्यों है भाई? कह रहा है देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट जो फॉल आउट्स हैं, जो दुष्परिणाम हैं, जो बैड कॉन्सिक्वेंसेज हैं अमेरिका के बाहर निकल जाने के, विड्रॉ कर लेने के, कह रहा है ये सबके सब कॉन्सिक्वेंसेज मीन करेंगे और भी ज़्यादा कम सिक्योर रीजन को। तो अमेरिका तो गया, भग गया वो तो यहाँ से, है ना। अब यहाँ पे अफगानिस्तान में कुछ भी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब अगर असहमति है भी ना तो अफगानिस्तान में बुरे हालातों का फ़र्क इंडिया को पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान नज़दीक है, अमेरिका को नहीं पड़ेगा। समझ गए? डाइवर्जेंस की वर्ब आर, फॉल आउट्स की वर्ब है विल मीन। लेस और लेसर के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं, आज नहीं करवाऊंगा, अपने नोट्स खोल लो। यहाँ पे लेसर क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा है ना, अपने नोट्स देखो और आपको पता होना चाहिए। गिवन दैट इसलिए लगाया गया क्योंकि पूरा क्लोज रखा है, फॉल आउट एक सब्जेक्ट है, विल मीन उसकी वर्ब है। अगर आपके पास पूरा क्लोज ना हो तब गिवन दैट की जगह आप लगाते हैं सिर्फ गिवन को। समझ गए ना, दोनों का मतलब एक ही है, गिवन दैट और गिवन का मतलब एक ही है इस चीज़ को देखते हुए। लेकिन अगर एक सिर्फ नाउन हो तो गिवन, क्लोज हो तो गिवन दैट। कह द यूएस कंटिन्यूज टू इंगेज, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बहुत बार करवा चुका हूँ मैं, इतनी बार करवा चुका हूँ कि बस आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ मैं ना, जिन लोगों ने पढ़ा है वो फटाफट से रिवाइज कर लें। कह द यूएस continues to engage the Taliban in talks for a power sharing agreement despite the Taliban leadership's refusal to enforce a ceasefire and stop attacks against civilians in the area they take over। अब बता रहा है अमेरिका की गलती क्या है जिससे इंडिया उससे असहमत है। कह रहा है यूएस अभी भी जारी है एंगेज करना, बातचीत में लगाना तालिबान को, इन टॉक्स बातचीत में, एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के लिए। यूएस आज भी अफगानिस्तान से पावर शेयरिंग एग्रीमेंट पे बातचीत ही कर रहा है, कतर में बैठ के दोहा के अंदर। कह रहे बावजूद तालिबान की लीडरशिप के मना कर देने को कि इन्फोर्स करेंगे वो एक सीज फायर को, गोलीबारी बंद करेंगे और स्टॉप करेंगे अटैक्स को सिविलियंस के खिलाफ, नागरिकों के खिलाफ, उन एरियाज़ में जिनको वो हथियाते हैं, टेक ओवर करते हैं। तो तालिबान यहाँ पे खून खराबा मचाया जा रहा है और अमेरिका उससे बातचीत ही कर रहा है, बार बार ये समझा रहा है कि चलो पावर शेयरिंग कर लो तुम, अफगान गवर्नमेंट और तुम जो है मिल के राज करो। समझ गए? यूएस की वर्ब है कंटिन्यूस, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। दे की वर्ब है टेक ओवर। एरियाज जो है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया एरियाज दैट दे जो है टेक ओवर, यहाँ पे बीच में दैट नाम का रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। ध्यान से देखने वाली एक चीज़ है, रिफ्यूजल दो चीज़ों की है, पहली है इन्फोर्स करने की, दूसरी है स्टॉप करने की। तो टू इन्फोर्स एंड टू स्टॉप है ना, ये टू दूसरी बार लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ टू आ चुका है, तो ये दोनों ही इन्फिनेटिव के पार्ट हैं रिफ्यूजल के बाद। चलिए आगे बढ़े। कह रहा द मिलिशू इज ऑल्सो ट्राइंग टू स्क्वीज ट्रेड एंड फाइनेंशियल सप्लाई चेन्स टू द अफगानिस्तान गवर्नमेंट। कह रहे ये जो मिलिशिया है, मिलिशिया का मतलब है आर्म्ड सिविलियंस। तालिबानी कौन है? तालिबानी अफगानिस्तानी लोग हैं जो आर्म्ड हो गए हैं, जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं और तालिबान से मिल गए हैं, है ना, एक ग्रुप बना लिया। कह रहा आर्म्ड सिविलियंस जो हैं वहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं तालिबानी, कह रहा वो ट्राई कर रहे हैं कि स्क्वीज करें, वो प्रेशर में डालें ट्रेड और फाइनेंशियल सप्लाई चेन्स को अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। तो वो चाहते हैं कि अफगानिस्तानी गवर्नमेंट के सारे ट्रेड के रूट बंद कर दें, सारे फाइनेंशियल सप्लाई के रूट बंद कर दें, स्क्वीज कर दें, सब कुछ बंद कर दें ताकि हुक्का पानी बंद हो जाए और सरकार अपने आप ही गिर जाए। समझ गए? मिलिशू की वर्ब है इज ऑल्सो ट्राइंग। स्क्वीज का मतलब होता है, नींबू पकड़ा ना आपने, जब उसका रस निकालते हो तो आप उसको स्क्वीज करते हो, पकड़ के हाथ से ऐसे तोड़ मरोड़ के जो निकालने का काम होता है रस को, वो कहलाता है स्क्वीज करना, है ना इंग्लिश में। बड़े आगे ये मिलिशू एक वन वर्ड है, ऐसे लोग जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं लेकिन वो फौजी नहीं है, आर्म्ड हैं पर सिविलियंस हैं, फौजी नहीं है, उनको हम बोलते हैं मिलिशू। कह रहा परहैप्स
द ग्रेटेस्ट वरी फॉर इंडिया इज द यूएस रिफ्यूजल टू होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट फॉर हैविंग गिवन शेल्टर टू द तालिबान, एज दिस विल ऑल्सो इम्बोल्डन इस्लामाबाद इफ द तालिबान एडवांस इन अफगानिस्तान। अब बता रहा है अफगानिस्तान में सबसे बड़ी ट्रबल क्या है, सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट क्या है दोनों कंट्रीज़ के बीच। कह रहे शायद सबसे बड़ी वरी जो इंडिया की है वो है अमेरिका का मना कर देना पाकिस्तान को होल्ड टू अकाउंट करने का, पाकिस्तान को जिम्मेवार ठहराने के लिए। और किस काम के लिए? दे चुके होने के लिए, हैविंग गिवन, परफेक्ट जेरेंड है। कह रहे दे चुके होने के लिए पनाह तालिबान के लड़ाकों को। कह रहे क्योंकि ये चीज़ महज एम्बोल्डन करेगी और ज़्यादा दुस्साहसी बनाएगी और ज़्यादा एनकरेजमेंट करेगी इस्लामाबाद के लिए अगर तालिबान एडवांस करते हैं इस रीजन में, अगर तालिबान आगे बढ़ता है इस पूरे एरिया में। तो सबसे बड़ा डिसएग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और यूएस के बीच में यही है। अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को, उसको लगता है पाकिस्तान से हेल्प मिलेगी फ्यूचर में, तो आज भी पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराने को तैयार नहीं है कि आप ही ने तालिबान को पनाह दी हुई है, आपकी वजह से तालिबान जो है अफगानिस्तान में सब कुछ कर रहा है। तो यही डिसएग्रीमेंट है, समझ गए। वरी की बात है, वरी की वर्ब है इस, दिस की वर्ब है विल ओनली इम्बोल्डन। एम्बोल्डन बना है बोल्ड नाम के वर्ड से। जब आप कोई चीज़ बोल्ड हो जाती है ना तो बड़ी साहसी हो जाती है। एम्बोल्डन मतलब किसी को इनकरेज करना, किसी को शॉट इन द आर्म देना, किसी को साहस देना। तो ये चीज़ पाकिस्तान को साहस देगी। तालिबान की वर्ब है एडवांस। अब इसमें देखने वाली स्ट्रक्चर्स देखेंगे। शेल्टर नाम का वर्ड आप जानते हैं, रिफ्यूज़ बोलते हैं। अब देखो हेवन और हेवन, शेल्टर मतलब पनाह या रिफ्यूज़, हेवन या हेवन, इन दोनों में से शेल्टर का एक सिनोनिम है, हेवन या हेवन। बहुत बार कर चुके हैं, सबको आना चाहिए। हेवन और हेवन में से शेल्टर का सिनोनिम कौन सा है और जो दूसरा बच गया उसका क्या मीनिंग है ना, बताना सब कमेंट्स में जिसको पता हो। अब मैं जो स्ट्रक्चर आपको करवा रहा हूँ वो ये वाली है, होल्ड समवन टू अकाउंट। इसका मतलब होता है किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, किसी को जिम्मेवार ठहराना गलत काम के लिए। इसको आप होल्ड समवन अकाउंटेबल भी बोलते हैं। होल्ड समवन टू अकाउंट ये भी ठीक है, और होल्ड समवन अकाउंटेबल ये भी ठीक है, लेकिन होल्ड समवन टू अकाउंटेबल ये गलत है। समझ गए ना, मिक्स मत कर देना इन दोनों को। अब यहाँ पे लिखा है ना होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंट, ये ठीक है। होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल ये भी ठीक होता, लेकिन होल्ड पाकिस्तान टू अकाउंटेबल वो गलत हो जाता। तो याद रखना स्ट्रक्चर को इसी तरीके से चलती है। हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फॉर प्रेपोजिशन के बाद में है, प्रेपोजिशन के बाद में वैसे भी जीरेंड आता है और ये बन गया परफेक्ट जीरेंड। एक काम के होने के बाद में दूसरा काम हुआ है ना, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए आगे बढ़े। कह रहा न्यू दिल्ली टिप टोड अराउंड द यूएस अनाउंसमेंट ऑफ ए न्यू क्वाड विद उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ऑन कनेक्टिविटी, बट दिस इज अनदर कॉज फॉर वरी। कह रहा है इंडिया जो है टिप टो कर गया। टिप, देखो टिप टो क्या होता है? टिप होता है सामने का सिरा, एकदम आगे का सिरा है ना, नोक, और टो का मतलब होता है पंजा। जब आप अपने टो के टिप पे चलते हैं ना, आपने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा जो अपने पंजों पे चल रहे हैं टिप्स पे, ताकि आवाज़ ना हो, आसपास पता ना लगे, बिल्कुल धीमे धीमे जब आप सड़क के चलते हैं अपने पंजों के टिप पे। तो टिप टो का मतलब होता है इस तरीके से चलना, इस तरीके से आगे बढ़ना कि सामने वाले को पता ना लगे। और दूसरा मीनिंग इसका ये हो सकता है किसी चीज़ के ऊपर साइलेंट हो जाना। जैसे टिप टो पे चलने वाला आदमी बिल्कुल साइलेंट होकर के आगे बढ़ता है, इंडिया भी टिप टो अराउंड कर रहा था इस इशू के सामने, साइलेंट रखा हुआ था एकदम, है ना। अब वो इशू कौन सा है? कह रहा है इंडिया साइलेंट रहा, टिप टो अराउंड कर गया यूएस की अनाउंसमेंट के, इस नए क्वाड की जो इन चारों कंट्री का है कनेक्टिविटी पे। कह रहा है लेकिन ये कोई और मुद्दा है वरी का, इसकी बात फिर कभी करेंगे। ये भी एक वास्तव में एक मुद्दा तो है चिंताजनक आगे आने वाले वक्त के लिए। समझ गए ना। तो टिप टो अराउंड करने का मतलब होता है किसी चीज़ के चारों तरफ केयरफुली साइलेंट रहना। इंडिया ने अमेरिका को छेड़ा ही नहीं इस बात पे कि आपने ऐसा ग्रुप क्यों बनाया। किसी और वक्त किसी और जगह पे इंडिया ये बात को छेड़ना चाहेगा। बढ़े आगे, चलो। कह रहा ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स बोथ साइड्स मेंटेन्ड देयर वर शेयर्ड वैल्यूज। कह रहा जो सब्जेक्ट था डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का, जो सब्जेक्ट था जनतांत्रिक हमारी लिबर्टीज़ का, आज़ादियों का, कह रहे इस सब्जेक्ट पे दोनों साइड्स ने मेंटेन किया इस बात को। इन दोनों साइड्स ने बोला कि हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, हम दोनों एक ही जैसी कंट्रीज़ हैं। डेमोक्रेसीज़ की बात करो तो दोनों कंट्रियाँ एक जैसी ही हैं। समझ गए। बोथ साइड्स की वर्ब है मेंटेन्ड, शेयर्ड वैल्यूज़ की वर्ब है वर। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउएवर मिस्टर ब्लिंकन बिगेन हिज मीटिंग्स विद द सिविल सोसाइटी राउंड टेबल वेयर इन इंटरनल इंडियन इशूज सच एज माइनॉरिटी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम्स and curbs on the media and dissent were discussed, making it clear that these were important areas for Democrat administration.
कह रहा लेकिन यहाँ पे ब्लिंकन जो है उसने मौके पे चौका मार दिया। कैसे मारा? ब्लिंकन ने शुरू ही कर दिया अपनी मीटिंग्स को सिविल सोसाइटी के राउंड टेबल के साथ। राउंड टेबल होती है गोल मेज सम्मेलन, जिसमें सब लोग बैठते हैं अलग अलग पक्षों के और आपस में बैठ के अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज़ का। तो कह रहे ब्लिंकन ने अपनी मीटिंग को शुरू किया सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ में एक गोल मेज सम्मेलन करके। उसमें एक्टिविस्ट आए, जर्नलिस्ट आए, है ना, इस तरह के सभी लोग आए। कह रहे जिस मीटिंग के अंदर, जिस राउंड टेबल के अंदर, वेर इन, जिसके अंदर इंडिया के इंटरनल इशू जो है ना, जैसे कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम्स हैं, और जो मीडिया पे नियंत्रण है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, कर्ब्स हैं, और जो डिसेंट है ना, डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट, जिस आदमी को, जिस एक्टिविस्ट को सरकार के खिलाफ गुस्सा हो, वो डिसेंट वाला जो है ना जर्नलिस्ट है। तो इसमें सब चीज़ें जो है ना डिस्कस की गई थी, कैसे इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स चलते हैं, कैसे रिलीजियस फ्रीडम्स चलती हैं, और कैसे सरकार ने मीडिया और डिसेंट के ऊपर कर्ब लगाया हुआ है। अब देखो ब्लिंकन ने ये काम किया कैसे। शुरू तो कर दिया उसने राउंड टेबल से अपनी मीटिंग को। कह रहा है ये काम उसने किया इस चीज़ को साफ करते हुए, मेक करते हुए क्लियर दैट वो ये कि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट एरियाज थे डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जो बाइडन का प्रशासन इन चीज़ों को बड़ा ही इंपॉर्टेंट मानता है। समझे सेंटेंस को? ऐसे बनाए सेंटेंस। अब इसके सब्जेक्ट वर्ब पकड़ोगे और अच्छे समझ में आएगा। ब्लिंकन की वर्ब है बिगेन, और जब ब्लिंकन ने बिगेन किया तभी वो इस चीज़ को मेक भी क्लियर कर रहा था। तो मेकिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, दो काम एक साथ हो रहे हैं। यहाँ पे बिगिन शुरू कर रहा है ब्लिंकन, और यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर रहा है। इश्यूज़ की वर्ब है वर डिस्कस्ड पैसिव वॉइस में, दीज की वर्ब है वर। राउंड टेबल मैंने बता दिया, गोल में सम्मेलन। कर्व का मतलब होता है कंट्रोल, रिस्ट्रिक्शन। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, गुस्सा, रोष, किसी चीज़ को लेकर के नाराज़गी, डिसेंट कहलाती है। ये वेर इन देर इन मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है। वेयर प्लस में इन एक वर्ड होता है, जैसे लगा हुआ है वेर इन, वैसे एक वर्ड होता है देयर प्लस में इन, देर इन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। वेयर मतलब जहाँ, इन मतलब अंदर। इसका मतलब हो गया वेर इन का जहाँ जिसके अंदर। देर का मतलब है वहाँ, इन का मतलब अंदर, इसका मतलब हो गया वहाँ उसी के अंदर। ऐसे हिंदी में पकड़ोगे तो बड़ा आसानी से आप इसको कर पाओगे। अब यूज़ करके दिखाता हूँ कब कहाँ पे किसको लगाना है। कोविड-19 इज ए डिजीज़ वेयर या देर इन वंस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम गेट्स इन्फेक्टेड। कोविड-19 एक बीमारी है जहाँ जिसके अंदर या वहाँ उसी के अंदर किसी भी इंसान का जो सांस लेने का जो सिस्टम है, श्वसन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन्फेक्टेड हो जाता है। अब मुझे बताओ जहाँ जिसके अंदर लिखूँ या वहाँ उसी के अंदर लिखूँ? भाई जहाँ जिसके अंदर ही आएगा ना। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जहाँ जिसके अंदर किसी भी इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। अब ऐसे दूसरा वाला बनाओ, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड वर्क करता है। एंड वेरिन या देरिन, जहाँ जिसके अंदर या वहाँ उसी के अंदर लाई करती है चाबी उसकी सक्सेस की। वो बहुत हार्ड वर्क करता है, वो बहुत कठिन काम करता है, बहुत ही मेहनत करता है, और वहीं उसके अंदर चाबी है, वहीं उसके अंदर की है, फॉर्मूला है उसकी सक्सेस का। समझ रहे हो? इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देर इनको यूज़ करना है, वेर इनका मीनिंग कम बैठेगा, देर इनका ज़्यादा बैठेगा। समझ गए ना? ही वर्क्स वेरी हार्ड एंड देर इन लाइज द की टू हिज सक्सेस। चलिए आज के क्विज में यूज़ होगा, वहाँ भी आपको चूज़ करके बताना है कौन सा दोनों में से आप चूज़ करोगे, वेर इन और देर इन में से। चलिए आगे बढ़े। कह रहे इन हिज रिबटल टू अ क्वेश्चन अबाउट द बैकस्लाइड इन इंडियाज डेमोक्रेसी मिस्टर जयशंकर हैड अ 3-pronged रिस्पॉन्स। ये सेंटेंस लंबा है, इतना ही पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कह रहे अपने रिबटल में, रिबटल का मतलब होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट। आपको किसी ने बोला ऐसा हुआ है, आपने बोला नहीं 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 ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा ऐसे हुआ है, ऐसा ऐसे हुआ है। किसी की बात को काटते हो तो रिबट करते हो, काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हो। कह रहे अपनी काउंटर आर्ग्यूमेंट में, जवाबी बातचीत में, आर्ग्यूमेंट में, और उस क्वेश्चन पे, उस सवाल पे जो है बैक स्लाइड करने का, गिर जाने का, डिटेरियोरेट होने का और ख़राब बनने का इंडिया में डेमोक्रेसी के, इंडिया में गणतंत्र के। कह रहे ऐसा करते हुए अपने जवाब में ना जयशंकर साहब ने के पास थी एक 3-pronged रिस्पॉन्स। उनके पास 3 पॉइंट्स वाला, 3 prongs वाला एक रिस्पॉन्स था। प्रोंग का मतलब होता है पॉइंट्स, है ना। तो उनके रिस्पॉन्स के 3 पॉइंट्स थे। अब वो पॉइंट्स बताएगा एक एक करके। कह रहा रीआइटरेटिंग दैट द सेम स्टैंडर्ड्स अप्लाई फॉर द यूएस एंड इंडिया। दूसरा पॉइंट, दैट पॉलिसीज दैट हैव कम इन फॉर इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म सच एज द सिटीजनशिप एक्ट and Article 370 Amendment and anti-conversion laws are part of Modi government's right to attempt to right historical wrongs. अब तीसरा क्या है, that freedoms cannot be equated with lack of governance।
बस यही है, आप ऊपर वाला समझे ना तो बाद में तीनों पॉइंट्स को इसने लिखा है। अब देखो कौन से पॉइंट्स हैं। कह रहा है ये जो इन्होंने रिस्पॉन्स रखा, ये रीआइट्रेट करते हुए रखा, ये पॉइंट अपने इस चीज़ को दोहराते हुए रखे, इम्फोसाइज करते हुए रखे, दैट वो ये कि एक जैसे ही स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं इंडिया और अमेरिका के लिए। तो पहला पॉइंट इनका रिस्पॉन्स यही था कि इंडिया और अमेरिका जो है एक जैसी कंट्रीज हैं, दोनों को एक जैसे स्टैंडर्ड से अप्लाई होते हैं। वहाँ भी वायलेंस हुई थी कैपिटल हिल में, इंडिया में भी होगी लाल किले पे, तो स्टैंडर्ड्स अलग अलग नहीं है। पहले आप अपना घर देखो फिर हमें बताओ, समझ गए। अब देखो दूसरा रिस्पॉन्स क्या है, दैट वो ये कि पॉलिसीज़ जो कि कम इन फॉर हुई हैं, जो कि एलिजिबल हुई हैं। कम इन फॉर मतलब एलिजिबल होना किसी काम के लिए। कह रहे पॉलिसीज़ जो कि एलिजिबल हुई हैं और किसके लिए, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के लिए, पूरी दुनिया से आलोचना के लिए। जैसे कि कौन सी पॉलिसी है, सिटीजनशिप एक्ट, जैसे कि 370 में अमेंडमेंट, जैसे कि इंडिया के एंटी कन्वर्जन लॉस। कह रहे ये सभी पॉलिसीज़ जो इस तरह का क्रिटिसिज्म पा रही हैं, वो पार्ट थी, वो एक हिस्सा थी मोदी सरकार के उस अटेम्प्ट का जो है राइट करने का, सही कर देने का ऐतिहासिक गलतियों को, हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को। तो ये यही कहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत कुछ गलत हुआ इंडिया में, उसको मोदी की सरकार आज की डेट में ये सभी आर्टिकल लगा करके सही करना चाह रही है। तो ये था इनके रिस्पॉन्स का दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट बता रहा है एंड दैट वो ये कि फ्रीडम जो है उनको इक्वेट विद नहीं किया जा सकता लैक ऑफ गवर्नेंस के साथ में। आपको लगता है इंडिया में फ्रीडम्स कम है, लेकिन इंडिया को अब नॉर्थ कोरिया, ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं कर सकते हो, जहाँ पे गवर्नेंस की लैक है, जहाँ पे प्रशासन की कमी है। तो प्रशासन यहाँ पे बहुत अच्छा है, अगर फ्रीडम्स कम है तो उसको हम और अच्छा करेंगे। प्रशासन के ऊपर इस चीज़ में कोई भी आरोप नहीं लगना चाहिए, समझे ना। तो इस तरह का 3 प्रॉन्ग रिस्पॉन्स था। देखो इतना लंबा सेंटेंस है ये, इतना लंबा सेंटेंस है, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ लिया है। चलिए मैं फटाफट से आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ सेंटेंस की। रिवर्टल आप जानते हैं, काउंटर अटैक, बैक स्लाइड मतलब किसी चीज़ का बैक में स्लाइड करना, डिटेरियोरेट करना, वर्सन करना, किसी चीज़ का पीछे आना, प्रोग्रेस की तरफ नहीं, प्रोग्रेस से उल्टी तरफ आना। जब इन्होंने 3 प्रॉन्ग रिस्पॉन्स को रखा था तभी ये रीआइट्रेट कर रहे थे। रीआइट्रेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जयशंकर की वर्ब है हैड, स्टैंडर्ड्स की वर्ब है अप्लाई, पॉलिसीज़ की वर्ब है वर, और दैट की वर्ब है हैव कम इन फॉर। कम इन फॉर होता है किसी चीज़ के लिए एलिजिबल होना, किसी चीज़ को गेट कर लेना। शी विल कम इन फॉर अ ह्यूज प्रॉपर्टी आफ्टर दैट ऑफ हर रिच अंकल। वो पा लेगी, वो एलिजिबल हो जाएगी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के लिए अपने अमीर चाचा की मौत के बाद, है ना। कम इन फॉर का मतलब है शी विल बी एलिजिबल, ये एक फ्रेजल वर्ब होती है कम इन फॉर। चलिए आगे बढ़े। फ्रीडम्स की वर्ब है कैन नॉट बी इक्वेटेड विद। इक्वेट विद करने का मतलब होता है बराबरी करना। गवर्नेंस मतलब रजीम या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे डिस्पाइट द अटेम्प्ट फ्रॉम बोथ साइड्स to paper over the cracks, this is an issue that they will grapple with in the future, even as they build upon the strong, comprehensive global strategic partnership that the world's oldest and most populous democracies continue to share. अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है बावजूद अटैम्प्ट के दोनों तरफ से, बावजूद कोशिशों के दोनों तरफ से कि वो पेपर ओवर करें क्रैक्स के ऊपर, आपस की दरारों को जो है छुपा करके रखें। पेपर ओवर करने का मतलब क्या होता है, आपके सामने एक क्रैक है, एक दरार है, उस दरार के ऊपर पेपर रख रहे हो, आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, कंसील कर रहे हो। कह रहे बावजूद दोनों ही पक्षों के, दोनों ही पालों के दरारों को, डिसएग्रीमेंट्स को छुपाने की कोशिशों के। कह रहे ये फिर भी एक ऐसा इशू है, ये ऊपर वाला, दिस इज़ एन इशू जिससे वो ग्रैपल विद करेंगी, जिससे वो निपटेंगी, आने वाले टाइम में सामना करेंगी। और कब, इन द फ्यूचर, आने वाले टाइम में। इवन एज, जैसे कि जब दोनों कंट्रियाँ इवन एज वो बिल्ड अपॉन करती हैं। इवन एज बताता है जब दो चीज़ें साथ में हो रही हो, है ना। कह रहे जिस वक्त या जैसे ही दोनों कंट्रीज बिल्ड अपॉन कर रही हैं और किसके ऊपर, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, एक मजबूत और डिटेल्ड वैश्विक रणनीति से रिलेटेड साझेदारी पे, पार्टनरशिप पे। अब वो कौन सी पार्टनरशिप है, जो दुनिया की ओल्डेस्ट और मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी हैं कंटिन्यू करती हैं शेयर करना। जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी यानी कि अमेरिका और सबसे बड़ी आबादी वाली डेमोक्रेसी यानी कि इंडिया, आज भी दोनों डेमोक्रेसी जो हैं कंटिन्यू करती हैं, शेयर करती हैं इस तरह की पार्टनरशिप को। समझ गए ना। तो कह रहा है आने वाले टाइम में इस वाले मुद्दे पे जो आप देख रहे हो ना ऊपर राइट्स वाला, इस पे दोनों कंट्रियां जो है आपस में एक दूसरे का आमना सामना करेंगी। समझे सेंटेंस को। अब इस सेंटेंस को अपने ब्रेक करेंगे, फिर इसमें ग्रामर रूल करवाता हूँ, फिर अपने आज का सेशन रैप अप करेंगे। डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है, इसको आप इंस्पायर्ड ऑफ भी बोल सकते हैं। पेपर ओवर आप जान गए हैं, किसी चीज़ को छुपाना, जैसे आपने पेपर रख दिया किसी चीज़ के ऊपर, उसको कंसील करने के लिए। दिस की वर्ब है इज, दे की वर्ब है विद, ग्रैपल विथ,
डील विद, कंटेंट विद, ग्रैपल विद और टैकल विद, सबके साथ में विद लगता है, लेकिन टैकल के साथ में कभी भी ना लगाएं, है ना। ये तीनों विद लेंगी, एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन टैकल इनका सिनोनिम होने के बावजूद विद नहीं लेता। दे की वर्ब है बिल्ड अपॉन, डेमोक्रेसिस की वर्ब है कंटिन्यू। अब जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बड़ा ही कूल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में एंड के बाद में सुपरलेटिव डिग्री को ही लगाया जाए। दिस इज़ द सेफेस्ट एंड बेटर वे टू द डेस्टिनेशन। ये सबसे महफूज और बेहतर रास्ता है डेस्टिनेशन के लिए, सबसे महफूज और बेहतर रास्ता है डेस्टिनेशन के लिए। पहला एडजेक्टिव है द सेफेस्ट, द सेफेस्ट मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा एडजेक्टिव है बेटर, बेटर मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री। रूल कहता है कि दोनों सुपरलेटिव हों, तो क्या करूँगा मैं, पहला वाला सुपरलेटिव है, दूसरे वाले को भी सुपरलेटिव बना दो, यहाँ पे लगा दो द बेस्ट, ठीक है ना। अच्छा, द जो है दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एडजेक्टिव की 2 डिग्रीज एक साथ जुड़ी हुई हैं सुपरलेटिव, तो द अंडरस्टूड है। तो दिस इज द सेफेस्ट एंड बेस्ट वे टू द डेस्टिनेशन। इसीलिए द वर्ड्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस, है ना, ओल्डेस्ट भी सुपरलेटिव और मोस्ट पॉपुलस भी सुपरलेटिव। चलिए, सिंपल आर्टिकल था आज का, सब चीज़ें हमने डिटेल में देख ली हैं। मेरे ख्याल से अब इसमें अंडरस्टैंडिंग आपकी 90+% आ गई होगी, है ना, 95% तक आ जानी चाहिए। क्विज है आपका, फटाफट से इसको सॉल्व करो। मोस्ट के साथ में क्या लगाओगे, मोस्ट ऑफ को देख करके कैसी वर्ब आएगी, फिर आपको बाद में अलॉट की वर्ब को डिसाइड करना है जब उसके बाद में कुछ हो ही ना, है ना। फिर इसके बाद में आपको चूज़ करना है कैसे एडजेक्टिव की 2 सुपरलेटिव डिग्रीज को आप मैच करवाओगे एंड कंजंक्शन के साथ में, है ना, तीसरे में। और लास्ट में आपको चूज़ करना है वेर इन और देर इन के बीच का डिफरेंस। अभी मैंने आपको करवाया है कहाँ पे वेर इन, कहाँ पे देर इन को लगाते हैं, जहाँ जिसके अंदर वहीं उसके अंदर, है ना, वेर इन और देर इन। एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, इसमें आपको एरर को फाइंड आउट करना है। इसमें होल्ड अकाउंट वाली, होल्ड या होल्ड अकाउंटेबल वाली आपको जो स्ट्रक्चर को चेक करना है, क्या ये सही तरीके से लगी है। अगर लगी है तो ठीक है, नहीं तो इसमें एरर मिलेगी, आपको उसको करेक्ट करना है। सारी हिंट्स मैंने आपको दे दी है, 5 आउट ऑफ 5 मिलने चाहिए सभी को जिसने ध्यान से इस सेशन को देखा है। मुलाकात होगी कल की वीडियो में, कल के सेशन में। इस क्विज का आंसर्स आपको मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के, वहीं से आंसर्स को चेक करें और अपना स्कोर अपडेट करें। साथ ही डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है उसका भी आंसर करें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।